आज भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए भारत सरकार के सूचना प्रसारण, खेल और युवा मामला के मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी हैं। मैं एक संक्षिप्त सा परिचय आप लोगों के बीच में रखता हूँ। अनुराग ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ज्वाइंट सेक्रेटरी और अध्यक्ष रहे हैं, भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के 7 वर्षों तक आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और अभी वर्तमान में आप भारत सरकार के सूचना प्रसारण खेल युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री हैं। मैं आदरणीय साहब से अनुरोध करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। नमस्कार मित्रों, जो पीछे कुछ मित्रों की आवाज आ रही है, राजस्थान महाराणा प्रताप जी के समय से लेकर सैकड़ों वर्षों तक वीरों की भूमि के नाम से ही जाना गया। पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत आकर्षण वाला एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां देश नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग आना पसंद करते हैं। और मैं सही मायने का मैं कहूँ, मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, लेकिन राजस्थान के साथ मेरे व्यक्तिगत रूप से कई बार होता है कि आपको कुछ जगह बहुत अच्छी लगती है, दिल से अच्छी लगती है। वैसा एक राजस्थान युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते हुए, एक पर्यटक के नाते मेरा बहुत बार यहाँ पर आना हुआ और बार बार आने का मन भी करता है। लेकिन जैसी सूचनाएं पिछले कुछ वर्षों में यहाँ से मिलती है, दिल को दहला भी देती है और कहीं ना कहीं कष्ट भी देती है कि क्या हो गया मेरे राजस्थान। मैं उन सब बातों पर बाद में आऊंगा, क्योंकि मैं किसी सरकार की आलोचना यहाँ पे करने नहीं आया, लेकिन जो अपनी व्यथा है मैं आपसे जरूर वो साझी करना चाहता था कि जब एक दिन में 17 महिलाओं के साथ रेप अत्याचार के मामले दर्ज होते और जिस राज्य में 5 साल में 10 लाख मुकदमे दर्ज हो गए, 2 लाख तो महिलाओं से जुड़े आपराधिक मामले, 30,000 दुष्कर्म के मामले, तो अपने आप में बहुत बड़ी चिंता दिखती है। छवि जिस राज्य की बिल्कुल अलग थी, 5 वर्षों में कहां पहुंच गए, वो बहुत चिंताजनक है। और भय भ्रम भ्रष्टाचार का राय अगर मैं कहूं तो राजस्थान बन गया। लूट लूट और लूट, यही सुनने को मिलता है। चाहे वो किसी की बहन बेटी की इज्जत हो, किसी के व्यापार पर हो, पेपर लीक के माध्यम से, सब जगह लूट 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 ही नजर आती है और एक लूट से सब लोग छुट्टी पाना चाहते हैं। अब जहां मैं केंद्र सरकार पे पहले आऊं, एक बार मैं हमने राजस्थान के प्रति नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता की एनडीए की सरकार ने क्या किया, मैं एक शब्द में, एक लाइन में कहूं कि कांग्रेस के 10 साल में जहां 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग केंद्र की योजनाओं का लाभ राजस्थान को मिला था, हमने उसे 4 गुना ज्यादा 9 वर्षों में दिया है, 4 लाख करोड़ रुपए। जहां उस समय एक भी ऐसा कोई एक्सप्रेसवे नहीं मिल पाया था 10 साल में, हमने आज के सबसे आधुनिक, आरामदायक ऐसे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, ये देने का कार्य भी किया है। और इससे हमारे व्यापार को, पर्यटन को और आम जनता को आने जाने की बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। देश की सबसे आधुनिक, आरामदायक और तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत भी एक नहीं 2-2 देने का कार्य भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। तो जहां कांग्रेस एक भी नहीं दे पाई, हमने 2 वंदे भारत ट्रेन दी।
जहां उनके समय इतना बड़ा एक्सप्रेसवे एक भी नहीं मिला, हमने दो देने का कार्य किया। वहां 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं, और लाभ अगर राजस्थान को दृष्टि से मिला हो तो हमने 4 गुना 4 लाख करोड़ का किया। अब देखिए देश में भाई, मेरे पीछे जो नीली शर्ट वाले, येलो शर्ट वाले बैठे हैं, येलो शर्ट वाले भाई साहब, आपको बात करनी है बाहर जा सकते हैं। सारे मीडिया के लोग अपना काम छोड़ के यहां पर हैं। अगर कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान को 23 नए मेडिकल कॉलेज पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने दिए, उनकी सरकार ने दिए। अगर देश भर में लगभग 48 करोड़ परिवारों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा तो 3 करोड़ राजस्थान के मेरे भाई बहनों को जोड़ा है, और उनके डीबीटी के माध्यम से खातों में पैसा भी हजारों करोड़ रुपया और मुद्रा योजनाओं के लोन दिलाने का काम भी किया है। जहां 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर पूरे देश भर में मिले, तो 70 लाख से अधिक मेरे राजस्थान की बहनों को देने का कार्य हुआ। अगर 4 करोड़ पक्के मकान पूरे देश भर में मिले, तो लगभग लाखों ऐसे हमारे राजस्थान के भी हैं जिनको पक्का मकान भी मिला है। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अगर आप देखेंगे 1 रैंक 1 पेंशन जो लंबे समय की मांग थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान ऐसे राज्यों को सबसे बड़ा लाभ, उस सेना में सबसे बड़ा योगदान इन राज्यों का है, तो वो भी अगर अब तक 60,000 करोड़ रुपया 1 रैंक 1 पेंशन की मांग मोदी सरकार ने पूरी की। और आज अगर देश भर में 38 से 40 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बनती, तो उसमें से राजस्थान को भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जहां तक मैं देश की बात करूं, कांग्रेस तो हमारे हाथ में 10 साल सरकार चलाने के बाद भी 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था ही छोड़ के गए थे, और वो भी लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था छोड़ के गए थे। नरेंद्र मोदी जी के सुशासन और विकास वाली सरकार ने 10 सालों में 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। और हमने प्रण और प्रतिज्ञा भी ली है कि जैसे ही मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री देश के बनेंगे, हम देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। ये है सुशासन और विकास की यात्रा। अगर मैं यही कहूं कि आपको कुछ आंकड़े आपके सामने और रखना चाहूंगा, और उस आंकड़ों से आपको भी, और मैं राजस्थान के मीडिया के मित्रों के सामने इसलिए रखना चाहता हूं, अगर राजस्थान की बहन बेटियों को लेकर आपकी चिंता यहां तक दिखती है, लेकिन पूरे देश भर में भी पता चले कि यहाँ पे क्या हालात खड़े हो गए हैं, तो दिखता है कि प्रतिदिन 17 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं, और जैसा मैंने पहले कहा कि लगभग 2 लाख महिलाओं के प्रति अपराध, अत्याचार के ऐसे आपराधिक मामले उन लोगों के खिलाफ दर्ज हुए जिन्होंने महिला अपराध को बढ़ावा दिया है, और 30,000 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं। ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है यहाँ की कानून व्यवस्था पर। तो राजस्थान की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अगर मैं कहूं कि हमारे दलित परिवारों के साथ जो अत्याचार हुआ, उनकी महिलाओं के साथ हुआ, उसके एक नहीं अनेकों मामले आपको देखने को मिलेंगे। अनेकों मामले देखने को मिलेंगे जिसमें अभी हाल ही में 4 दिन पहले 8 साल के बच्चे का गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई, और वो कोई और नहीं, दलित परिवार का एक बच्चा था। शायद इस सरकार में दलित परिवारों की सुनी नहीं जाती, उनकी महिलाओं की, बच्चों की चीख पुकार राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनकी सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती है, और सरकार अभी तक पता नहीं करवा पाई कि उसको किसने मारा। और तो और 7600 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की हत्या हो गई, और अगर 15 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप कहां हुआ? भीलवाड़ा।
और बांसवाड़ा में राहुल गांधी जी आकर चले जाते हैं, मुख्यमंत्री आकर चले जाते हैं, लेकिन भीलवाड़ा नहीं जाते। बेटी हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान की ओर मुंह नहीं कर सकती। राजस्थान की महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठा सकती। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन दलितों के प्रति हो रहे अपराध अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती। आखिर वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहां पर है? एक दलित महिला के साथ थानागाजी में गैंग रेप हुआ, उसका वीडियो वायरल किया गया। और तो पुलिस से मदद मांगने गई तो मदद तो दूर मिलने की बात है, मुकदमा भी दर्ज वहां पर नहीं हुआ। और ऐसे एक नहीं अनेकों घटनाएं आपके सामने हैं जो इस वीर भूमि को बदनाम करती है। अब एक और 2 महीने पहले बीकानेर के खाजूवाला में एक दलित युवती के साथ 2 पुलिस कर्मियों ने ही सामूहिक दुष्कर्म किया। इस पे भी कंप्लेंट और उस पे कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लग गया थी? अभियुक्तों को बचाने में लगी थी सरकार एक तरह से। अभी करौली जिले के धौती में 20 साल की दलित युवती के साथ दुष्कर्म हुआ, उसको गोली मार दी गई, एसिड डाल के फिर उसको कुएं में फेंक दिया गया। एक निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश ऐसा लगता था आग बबूला हो गया। क्या राजस्थान की बेटियों के साथ, राजस्थान की दलित महिलाओं के साथ जो अत्याचार, अपराध और दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, क्या उस पे कहीं ना कहीं पर्दा डालने का काम हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि हमारी कलम की स्याही में कुछ कमी रह गई, ऐसा भी नहीं। अगर मणिपुर में कुछ हुआ, वो देश में चला, तो राजस्थान में तो उससे कई गुना ज्यादा हो गया। लाल डेयरी में वो लाल डेयरी की बात नहीं कर रहा जिसको लेने के लिए कोई किसी मंजिल पर चढ़ के अपनी जान पे खेल गया था। ये तो मैं खून की लाल डेयरी की बात करता हूं, जो ऐसी रंगी है कि हर दिन 17 महिलाओं और बेटियों के साथ दुष्कर्म अपराध की घटनाएं। और देखिए बाड़मेर में दलित में महिला का दुष्कर्म किया गया, फिर आदिवासी महिला के साथ उसका अपहरण, गैंगरेप करके एसिड डाल के कुएं में डाल दिया गया। दौसा में हुआ था, उदयपुर में आदिवासी बच्चे का रेप करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग नारा लगाते तो पूरे देश भर में चर्चा बनती है। दिल्ली में निर्भया कांड होता है तो देश भर में चर्चा बनती है। लेकिन राजस्थान में एक के बाद दूसरे के साथ, दलित महिला के साथ, आदिवासी के साथ, बच्चों के साथ, बेटियों के साथ अपराध, दुष्कर्म की घटनाएं होती है और राजस्थान से बाहर वो आवाज नहीं निकल पाती है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? राजस्थान की सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बजाय उनको दबाने का काम करने में लगी रहती है। मुख्यमंत्री के घर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर वैशाली नगर में 10 साल के बच्चे के सामने उसकी मां का रेप किया जाता है, वो अपने आप को आत्महत्या करती है। इससे बड़ी दुर्घटनाएं और क्या होंगी? उनके अपने गृह जिला में जोधपुर में 3 लोग लाकर मार दिए जाते हैं। कैसे होता है जी? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, देश के लिए भी, राजस्थान के लिए भी। एक पुलिस कमिश्नर जो दफ्तर में एक पीड़िता है, उसके भी यहाँ पे पैसे मांगते हुए पाए जाते हैं। पैसे क्या भी, उसमें तो कुछ और ही मांग लिया, मैं तो कहते हुए शर्म आती है। लेकिन शर्म तो देखिए जी सारे देश को तब आई थी जब राजस्थान के एक मंत्री ने कहा, जब यहाँ के रेप की चर्चा हुई आपके, और मुख्यमंत्री का सबसे नजदीकी मंत्री कहता है मर्दों का प्रदेश है, और सब खिलखिलाकर हंसते हैं। वो मुख्यमंत्री के दिल के सबसे नजदीक है,
लेकिन जो महिलाओं के अत्याचार अपराध की आवाज उठाता है उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। ये स्पष्ट दिखता है कि राजस्थान की सरकार महिला अपराध करने वाले, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले और मर्दों का प्रदेश बताने वालों को तो बचाती है, आगे बढ़ाती है, हंसती है, गले लगाती है, लेकिन अपराधियों के खिलाफ न कार्रवाई करती है और जो आवाज उठाता है उस मंत्री को भी बर्खास्त करती है। अब ये समय सबके सामने आया है कि क्या होना चाहिए। अभी आते आते मुझे लक्ष्मीकांत जी बता रहे थे कि अपराध तो यहां तक बढ़ गया कि अब तो एक पुलिस वाले के भी गोली मार दी। ये सत्य है क्या? हुआ है सर? दौसा में आज ही दौसा। पीटा भी है जयपुर में। पुलिस को दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है, गोली मार दी जाती है और राजस्थान के मुख्यमंत्री मूक दर्शक बन के रहते हैं। आखिरकार ये चुप्पी किसके लिए है? अरे कुछ सीखना तो साथ लगते प्रदेशों से सीखो, कैसे कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश में माफिया राज के खिलाफ कैसे कार्रवाई हुई? कहां माफिया राज वाला उत्तर प्रदेश आज माफिया मुक्त हो गया, लेकिन सबसे पर्यटन की दृष्टि से और महिला सुरक्षा की दृष्टि से जो राज्य देखा जाता था, आज वो महिला अपराध, अत्याचार और गैंग रेप की दृष्टि से नंबर 1 बन गया। 5 साल में राजस्थान नंबर 1 बना, लेकिन महिला अपराध के लिए नंबर 1, भ्रष्टाचार के लिए नंबर 1, आपराधिक मामलों के लिए नंबर 1, गैंग रेप के लिए नंबर 1 और गैंग वॉर के लिए नंबर 1, खनन माफिया के लिए नंबर 1, साइबर क्राइम के लिए नंबर 1। आप कितने भी चुन लीजिए, पेपर लीक में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। कहा था कर्जे माफ करेंगे किसानों के, नहीं हुए थे। 19,422 किसानों की जमीनें कुर्की करवा ली। मैं पूछता हूँ श्रीमान राहुल गांधी जी से और मुख्यमंत्री जी से, आपने तो कहा था कर्जे माफ करेंगे, आपने जमीनें कुर्की करवा ली। आपने कहा था 35 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, 50 लाख युवा बेरोजगार हैं। मैं आप सारे मीडिया वालों से पूछता हूँ, किसको मिला बेरोजगारी? 42,000 रुपया साल का मिला था, किसको मिला है? इनको तो जवाब देने पड़ेंगे। जो कहता है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो नहीं लड़ी। कहते थे मैं किसानों के कर्जे माफ करूंगा और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दूंगा, नहीं दिया। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी 5 साल में राजस्थान को इन अपराध के मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में, पेपर लीक के मामलों में, बेरोजगारी के मामलों में, महिला अपराध के मामलों में नंबर 1 बनाने वाले, उनको तो जवाब देना ही पड़ेगा। ये लूट 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 और गहलूट की सरकार जो है, इससे मुक्ति पाना चाहिए। धन्यवाद। ये मंत्री जी एक महिला विधायक है कि अपनी सुरक्षा कर्मियों के साथ होने के बावजूद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, तो इससे बड़ी स्टेटमेंट और क्या हो? जहां पर 2 लाख के लगभग आपराधिक मामले महिला अपराध पर ऐसे मामले दर्ज हुए हो, तो आप कल्पना कीजिए क्या स्थिति होगी। और जो आपने भी विषय उठाया, ये इसलिए गंभीर है कि यहाँ की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक कोई काम करके राजी नहीं है, और ये आपसी लड़ाई में कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठेगा, उसको लेकर इनकी लड़ाई में 5 साल निकल गए और हमारा राजस्थान लूट लूट और लूट, इसी के चक्कर में बहुत पिछड़ गया है। मंत्री जी, मेरा आपके विभाग से संबंधित सवाल है। डीएवीपी की तरफ से पाक्षिक और साप्ताहिक समाचार पत्रों को पिछले 4 साल से एक भी विज्ञापन नहीं दिया गया, जबकि पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी का विज्ञापन आता था। इसके पीछे क्या कारण है? ये तो डिमांड चार्टर है, तो बाद में कर लेना। देखिए, खेल का विषय जब आता है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जहां एक और नंदा जी ने, हमारे 18 साल का युवा है,
सबसे कम ओवर का कोई खिलाड़ी चेस में फाइनल में पहुंचा हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है। 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं उनके साथ है। विश्वनाथ आनंद के बाद कोई दूसरा भारतीय कर पाया तो प्रज्ञानंदा ने किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब भारतीयों की दुआएं और विश्वास उनके साथ है तो कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज राजस्थान के लिए हमने 33 खेलो इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। उनकी मांग थी कि 50 कर दिए जाएं, क्योंकि जिले अब 33 से बढ़ाकर 50 हो गए। तो मैंने कहा पता नहीं होते होते 51 भी हो जाएगा, तो मैंने 51 ही दे दिए, एक फालतू ही कर दिया कि हो सकता तब तक आधा जिला और बन जाए। तो 51 मैंने वो खेलो इंडिया सेंटर कर दिए हैं, और साथ ही नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी एक राजस्थान के लिए हमने मंजूर किया है। मुझे मेरे पास बहुत टाइम है, जितने सवाल पूछने लेकिन एक एक करके आता है। सर एक सवाल वहां से आ गए, एक मिनट आपका हो दूसरा गया। सवाल। अनुराग जी, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मणिपुर की तुलना राजस्थान से करना राजस्थान की करोड़ों जनता का अपमान है, और ये निरंतर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर महिला में भी वो अंतर देखते हैं, महिला अस्मिता में भी वो अंतर देखते हैं, महिलाओं का सम्मान वो नहीं कर सकते, और महिलाओं का मजाक उड़ाने वाले मर्दों का प्रदेश कहने वाले को गले लगाकर घूमते हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री पर मैं क्या टिप्पणी करूं, मुझे शर्म आती है कुछ कहते हुए। उनके मणिपुर राजनीति करने के हो सकता है राजस्थान, बंगाल और छत्तीसगढ़ नहीं, बिहार नहीं। ऐसा कैसे होता है? महिला किसी की भी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, तो किसी की बहन। आखिरकार उसकी आन बान शान में, उसकी अस्मिता में कैसे कोई ऐसे भेदभाव कर सकता है? जिस मुख्यमंत्री के नाक तले 17 मुकदमे और दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में होती हो, और वो महिलाओं का मजाक उड़ाने वालों को गले लगाते हो, अपने आप में दिखाते हैं कि ऐसे राज्य में महिलाएं अपने आप को कितना तो सुरक्षित समझती होगी। और ये टिप्पणी ने तो और शर्मसार किया। अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि राजस्थान में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन गहलोत हर बार ये कहते हैं कि आपके भाजपा शासित राज्यों में अपराध अधिक है। आप वहाँ की बात करते हैं। देखिए, आंकड़े तो झुठला नहीं सकता कोई, और ये मैं नहीं कहता, ये तो आंकड़े उनके विधानसभा के भी हैं। अब वो कल को कहेंगे मैंने कर्जा माफ किया, लेकिन 19,422 किसानों की जमीन किसने ली? इनकी सरकार ने कुर्की की है। आप मुझे बताइए, मैं खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहा हूँ, क्या सभी किसानों के कर्जे माफ हो गए? बताओ ना भाई, हुए तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। कोऑपरेटिव बैंकों के वो कह रहे हैं कि नेशनल बैंकों का केंद्र सरकार को हमने पत्र लिखा है मोदी जी को, और कहा कि वो नेशनल बैंकों के कर्जे माफ केंद्र सरकार करे। देखिए, केंद्र सरकार ने जितना गहलोत जी सपने लेके और कई बार सत्ता में आके भी नहीं कर सकते, उससे ज्यादा केंद्र सरकार ने किया। 2,40,000 करोड़ से ज्यादा पीएम किसान सम्मान निधि हमने किसानों के खाते में डाली। हम इनकी तरह कर्जे माफ नहीं करते, लेकिन हमने किसानों को सुदृढ़ करने का काम किया। ये तो हवा में करते हैं, ये तो चुनाव जीतने के लिए केवल घोषणा कर देंगे, बाद में करेंगे कुछ नहीं। और मैं भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं, इन्होंने केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए घोषणा की थी। इन्होंने किसानों के साथ जो वायदा किया वो पूरा नहीं किया है। दूसरी ओर अगर मोदी सरकार की मैं बात करूं तो स्पष्ट आपके सामने कहना चाहता हूं, जहां 2,40,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि का हमने दिया 2018 से लेकर अब तक 5 सालों में, वहीं पर पिछले साल लगभग 3 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी जो आपके डीएपी खाद पे देते हैं वो हमने दी है। 3 गुना दाम बढ़ गया था दुनिया भर में, हमने किसानों पर खाद के मूल्य बढ़ने नहीं दिए। दुगने से ज्यादा खरीद हमने की है पिछले 9 सालों में फसल की, और दाम भी 70% से ज्यादा देने का काम किया। केवल 2 आइटम पे, गेहूं और धान पे नहीं, दलहन तिलहन पे भी किया, जो इंपोर्ट होते थे देश के अंदर होता है। यहाँ पे तो इनके बाजरे की मैं बात करूं तो लोगों को मार्केट में बेचना पड़ा, सरकार खरीद नहीं कर पाएगी राजस्थान की। क्या किया इन्होंने? एमएसपी के दाम पे नहीं खरीद पाए। ये केवल किसानों और युवाओं का मजाक उड़ाते और महिलाओं का अपमान करते हैं। ठाकुर साहब, एक मेरा सवाल ये है कि ये अगला फिर आपके पास आ रहा हूं, पहले अगली नीली शर्ट फिर पिछली नीली शर्ट।
ठाकुर साहब, एक सवाल मेरा ये है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये कह रहे हैं कि जो उनकी 10 गारंटी योजना है उसके बलबूते वापस सरकार रिपीट होगी, और राजस्थान में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं, क्योंकि केंद्र के नेता आकर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। उनका ये बार पहली बात तो मैं कहता हूं, जिसकी गारंटियां फेल हो गई और जिनकी जुबान पे कोई विश्वास न करे, राजनीति में जुबान का बहुत महत्व है। एक लड़की कहती है लड़ सकती हूँ, नहीं लड़ती है। एक इनका सीनियर नेता कहता है युवाओं के कर्जे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दूंगा, नहीं देते। वही इनके नेता कहते हैं किसानों के कर्जे माफ करेंगे, नहीं करते। गारंटियां चुनावों से पहले देते, गारंटियां फेल हो जाती 5 सालों में, नहीं करते। इनकी जुबान पे कोई विश्वास कांग्रेस की नहीं करेगा, या मुझसे मान के चलिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेता और चेहरे की बात है, भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। सबसे ज्यादा राज्यों में एनडीए भाजपा की सरकार है, और देश में भी 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए भाजपा की आई। अब डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की आएगी, और एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री प्रदेश को चुन कर देगा। मंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि प्राइवेट चैनल चमकता हुआ नजर आ रहा है हर जगह पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन सरकारी DD1 चैनल विलुप्त होता जा रहा है, आकाशवाणी विलुप्त हो जा रहा है, जनता से कोसों दूर होता जा रहा है, जबकि प्राइवेट AFM हर कानों के गूंज में रहा। क्या कारण है कि आप अपने ही सरकारी चैनलों को नीचे ले जा रहे हैं और प्राइवेट वाले को सर पे उठा के कोई नीचे नहीं ले जा रहा है। प्राइवेट वाले अच्छा कर रहे हो, हम भी और अच्छा करने का प्रयास करें। देखिए, इसमें ये तो प्रतिस्पर्धा है। एक समय था कि BSNL का टेलीफोन ही आप सब लगवाते थे, प्राइवेट आया तो चुनौती हुई। इसी तरह से एक टाइम पे DD और ऑल इंडिया रेडियो ही था, तब वही राजा थे। आज प्राइवेट आए तो वहां पे भी चुनौती। आज कई आपके चैनल्स ऐसे होंगे जिनको सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म चुनौती दे रहे हैं। तो ये तो जो अच्छा करेगा, हमने बहुत अच्छे और सुधार करने का प्रयास किया है। आपके पास भी कोई सुझाव हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से इंडिपेंडेंट, ये हालांकि प्रसार भारती है, उनको हम आपके सुझाव इकट्ठा करके देंगे। उद्योगपतियों पे इतना दया क्यों केंद्र सरकार, क्या खास करके सूचना जनसंपर्क विभाग उद्योगपतियों पे दया क्यों दिखा रही है? मैंने आपको बोला कंपटीशन का जमाना है भाई। अनुराग जी, जिस तरीके से आपने कहा कि महिला अपराध एक राजस्थान के अंदर बड़ा मुद्दा है, आप है, और उसके बाद दूसरा मुद्दा अगर बात की जाए तो पेपर लीक की घटना जिस तरीके से राजस्थान में आई, गहलोत सरकार कह रही है हमने कार्रवाई की और आरोपियों को पकड़ा, दूसरे स्टेट में भी पेपर आउट हो रहे हैं। तो बीजेपी कैसे यूथ को इस तरह के भरोसा दिलाएगी कि यहाँ पर पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगेगा? अगर आप सरकार में चलिए। देखिए, 2 बातें मैं कहूँ, एक बार पेपर लीक हो तो माना, 2 बार हो तो माना, 4 बार हो तो माना कि चलो सुधार कभी तो होगा। 17 बार समझ से परे है। और आज जब मैं कार्यक्रम कर रहा था तो नारा लगा रहे थे और सारे बता रहे थे कि पेपर लीक के तार कहाँ पे जुड़े हुए। आपको शायद जानकारी होगी उसकी, तो बहुत सारे लोग यहीं पे भी शायद बीच में नारा लगा देंगे किसके तार जुड़े, और संरक्षण कौन दे रहा है। और इसी सरकार के एक वरिष्ठ नेता ने पैदल सभाएं खुलकर बोले कि भाई भतीजावाद, परिवार वालों को नौकरियां कैसे दी जाती हैं, पेपर लीक में पैसा कैसे कमाया जाता है, पेपर लीक कैसे होता है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। ये गहलोत सरकार के ही कुछ लोग लगातार वहां पे बोलते रहे। वो अंदर खाते जितने मर्जी हाथ मिलाते हों, लेकिन ये हाथ कभी किसी की जेब में थे, कभी किसी के गले में थे, कभी किसी के खून से रंगे हुए थे। ऐसी हालत रहती है। अनुराग जी, हिमाचल की स्थिति बहुत खराब हो रही है, क्योंकि राजस्थान ने 15 करोड़ दिए, केंद्र सरकार की क्या देने के क्या हालात हैं? देखिए, मैं धन्यवादी हूँ कि राजस्थान की सरकार ने 15 करोड़ रुपए दिए, मैं तो धन्यवाद कर रहा हूँ। लेकिन हिमाचल की सरकार को केंद्र की सरकार ने 862 करोड़ रुपए अब तक दे दिए। 180 करोड़ की किस्त दी, फिर 181 करोड़ की दी, फिर 195 की दी, और कल 200 करोड़ की एक और किस्त जारी की। हम केंद्र की ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी। कल सीएम ने 2030 विजन का उद्घाटन किया था राजस्थान के लिए। क्या ये विजन उनके लिए कुछ सबक देगा? 2030 विजन का
राजस्थान में कल सीएम ने उद्घाटन किया था 2030 का विजन दिखा के। आगामी 30 सितंबर को इसको लॉन्च भी कर रहे हैं। राजस्थान को नंबर 1 देखिए, आज से 5 साल पहले का कोई रिकॉर्ड निकाले, नंबर 1 तब भी कहा। तो अगर अपराध में नंबर 1, महिला अत्याचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1, तो 2030 तक जो बाकी ऐसे कमियां रह गई होंगी राजस्थान को नीचे ले जाने के, वहां पे भी नंबर 1 2030 तक की सोच रखते होंगे। लेकिन राजस्थान की जनता इनको वापस मौका नहीं देगी। ये लूट 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 और गहलूट की सरकार से मुक्ति दिलाएगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 बार है, यहाँ के खेल मंत्री ने एक अजीब सा बयान दिया है जो पूरा देश जो है चंद्रयान की जो लैंडिंग का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि लैंड होने की बधाई देता हूँ, और जितने भी यात्री गए हैं उनको भी मैं जो है सकुशल आपके कार्यक्रम के बाद बाहर उन्होंने कहा कि सकुशल उन यात्रियों की सकुशल की कामना करता हूं। पहले दिन आपके कार्यक्रम में उन्होंने लैंड भी करा दिया, यात्री भी भेज दिया, कुशलता की भी कामना। भारत सरकार उन यात्रियों को कुछ इनाम मिला बचाने की कोई कोशिश करेगी। मैं आशा करता हूँ ये कारनामा नंबर 1 राजस्थान ही करके देगा। ये कहना अनुराग सर, चंद मिनट, सर। अगर सजा मिली है तो वो पड़ोसी राज्यों की तो क्या वही मॉडल राजस्थान के अंदर भी आप लोग अपनाएंगे? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, जो भी कदम राजस्थान में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, राजस्थान के विकास को और गति देने के लिए, राजस्थान में निवेश लाने के लिए, युवाओं के रोजगार स्वरोजगार के अवसर देने के लिए, किसानों को संपन्न और समृद्ध बनाने के लिए उठाने होंगे, वो सारे कदम भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार उठाएगी। और राजस्थान जो डिजर्व करता है देश के अग्रणी राज्यों में अपनी भूमिका निभाने में, वो दर्जा राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी ही दिलाएगी। सर चंद मिनट बाद चंद्रयान जो है इतिहास बनाने जा रहा है। लैंडिंग को लेकर के पूरा देश जो है वो अभी बहुत एक्साइटेड है। आप क्या सोच रहे हैं सर? मैं आप सबकी ओर से भी और अपनी ओर से चंद्रयान 3 मिशन के साथ जुड़े हुए सभी महानुभावों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की शुभकामनाएं उनके साथ है, दुआएं उनके साथ है, और हम चाहते हैं कि सफल हो और भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सैटेलाइट के क्षेत्र में दुनिया भर में अपना एक नया नाम बनाए। एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पे भारत के बहुत सारे अवसर इसके साथ खुलते हैं, संभावनाएं खुलती हैं, और विश्वास दुनिया का भारत के प्रति और सुदृढ़ होता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले जब मोदी जी ने यूपीआई भीम की शुरुआत की तो एक पूर्व वित्त मंत्री ने बहुत हंसी मजाक उड़ाया कि इस देश में कहाँ गरीब मोबाइल फोन नहीं है, डाटा नहीं है, क्या वो फोन से पेमेंट करेगा, क्या उठाएगा, क्या करेगा। आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि दुनिया भर में 45 करोड़ बैंक खाते हैं, मात्र 3 साल में कोई देश खोल पाया तो भारत है। दुनिया भर की 40% डिजिटल पेमेंट्स कोई देश करता है तो भारत है। दुनिया भर की 40% डिजिटल पेमेंट्स भारत करता है, और एक लगभग 13 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार लेना देना उस पर होता है 1 महीने। तो आप कल्पना कीजिए कि ट्रांजैक्शन 780 करोड़ ट्रांजैक्शन पिछले साल हुई, और ये लगातार बढ़ रही है। स्वनिधि योजनाएं आप सबके लिए उदाहरण है। गरीब के पास, रेडी पटरी वाले के पास, जिसके पास ठेला लगाने के बाकी कोई बैंक पैसा नहीं देता, हमने 10-10 हजार रुपया दिया उनको, और अगर वो डिजिटल लेन देन करते तो उनका ब्याज भी हमने माफ किया। आज ये हालत है कि वो 5000 करोड़ की स्कीम का भी कई हजार करोड़ रुपया उनको उसको लाभ मिला, जिसकी 10,000 की लिमिट थी, कईयों के 20,000 होगी, कईयों को 50,000 तक पहुंच गई। ये उनकी सिविल रेटिंग देखिए कैसे बढ़ी। ये है ताकत एक गरीब को गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से देने की, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आप लेन देन आसान हुआ है टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, पारदर्शिता आई है, और उन गरीबों को भी बैंकों से पैसा कम ब्याज पर या ब्याज मुक्त जो सब्सिडी के बाद हो जाता है तो वो भी उनको करने का लाभ मिला है। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी ये मोदी सरकार ही लेकर आई है, और उनको साइडलाइन किया जा रहा है। क्या पार्टी उनको साइडलाइन रखेगी? क्या ये आपको क्यों लगता है सर? बहुत सीनियर नेता है, बहुत अनुभवी है,
और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेके प्रदेश की मुख्यमंत्री से लेके अन्य पदों पे वो रही है, नेता प्रतिपक्ष, और लगातार पार्टी के लिए काम किया है। पार्टी ने बहुत सारी जिम्मेदारियां दी। पार्टी समय आने पर सब कुछ तय करती है, उसमें ना मीडिया ने तय करना है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तय होता है। समय के जब समय आता है, और अभी चुनाव में समय है, समय आएगा, रिजल्ट आएगा, बहुत सारी चीजें तय होती, विधायक चुन के आते हैं, बहुत सारे निर्णय होते हैं। अनुराग जी, हिमाचल में डबल इंजन की सरकार नहीं बच पाई, कर्नाटक बहुत कमी रह गई भाई साहब, 1% से कम अंतर के कारण। उसमें पहले आप बता दो। हाँ, अफसोस होता है ना, 1% से कम में रह गई। आज हिमाचल के लोग दुखी हैं बेचारे, 6 महीने में गारंटी देने वाली सरकार वहां भी फेल हो गई। राजस्थान की बात करूं, 2013 में हमने डबल इंजन की सरकार, और हालात ये हो गई है कि आज वहां पर कर्नाटक में जैसे, कर्नाटक में भी जैसे लोग महीने 2 महीने के अंदर दुखी हो गए कि वहां की सरकार भी कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है विकास करने के लिए, कर्नाटक में, क्योंकि राहुल गांधी जी वहां भी 5 गारंटियां दे आए थे। ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में भी है, और एक देख के दुख और चिंता होती है कि कैसा काम करते हैं, विकास को ही ग्रहण लगा दिया इन लोगों ने। और मैं विश्वास दिलाता हूं, हम यहाँ पे हमारी जब डबल इंजन की सरकार आएगी तो पूरी ताकत के साथ राजस्थान को आगे लेके जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।